हरियाणा में पिछले लगभग 9 सालों में जो काम हुए हैं उससे वाकई प्रदेश की तस्वीर बदल गई है। आज हरियाणा का हर जिला, हर गांव विकास के पहिए पर दौड़ रहा है। वो जिला कभी पिछड़ा माना जाता है, मनोहर सरकार के प्रयास से आज वो पिछड़ा जिला भी अग्रणी जिलों में शामिल होने की ओर अग्रसर है। नूंह जिले की बात करें तो सबसे पिछड़ा जिला हरियाणा का माना जाता रहा है। ऐसे में नूंह के लिए पिछले 9 सालों में अनगिनत कार्य हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए। एक बार फिर जब फिरोजपुर झिरका से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूरे हरियाणा को करोड़ों की सौगात दी, तो मुख्यमंत्री ने नूंह विधानसभा क्षेत्र के 66 गांवों के लिए 306 करोड़ रुपए की 4 नई पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने नूंह से मुंडा का गांव तक सड़क के निर्माण की भी घोषणा की, जो नवंबर में शुरू होगी, और ये भी घोषणा की कि फिरोजपुर झिरका के 80 गाँव में पीने के पानी की क्षमता 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 70 LCPD की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले की सबसे बड़ी परियोजना वर्षा कूप आधारित पेयजल योजना है, जिससे फिरोजपुर झिरका क्षेत्र के लोगों को लाभ मिला है। यह परियोजना पानी की कमी को रोकेगी और बुनियादी ढांचे में सुधार करेगी, क्योंकि पहले लोगों को रोजा के दौरान पीने के पानी के लिए भी भुगतान करना पड़ता था। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में उनकी सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी नहीं था। बहरहाल इस वर्षा कूप आधारित पेयजल योजना के उद्घाटन से अब लोगों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नूंह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में, हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई है। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। सड़कों का जाल बिछा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर नूंह जिले को बीचों बीच चीरते हुए, और कितने लंबे जो इसकी हमको लाभ हुआ है इस सड़क का। अब इसके आते ही इस इलाके में उद्योग, इस इलाके में जिनको इन्वेस्टमेंट करना है, निवेश करना है, वो यहाँ आने वाले हैं, और यहाँ के नौजवानों को ये रोजगार भी मिलने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पिछली सरकारों के समय जो कुछ होता था और आज जो होता है, इसका फर्क ये साफ है। भय, भ्रष्टाचार और जिस प्रकार से भाई भतीजावाद पिछली सरकारें करती थी, हमने उसमें से निजात पाई है, उसमें से बाहर निकले हैं। कैसे दबंग लोग और आम जो गरीब आदमी है उसको किस प्रकार से बाजू मरोड़ करके काम करवाता था,
और किस प्रकार से अधिकारों का हनन होता था। मैं विश्वास दिलाता हूं कि अब किसी गरीब आदमी के ऊपर किसी भी आदमी का अन्याय सहन नहीं होगा। सबको न्याय मिलेगा, सबको अपना अधिकार मिलेगा, आपके अधिकार सबके सुरक्षित रहेंगे। मेरे मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आकांक्षी जिला नूंह की बैठक लघु सचिवालय में हुई, जिसमें आकांक्षी जिला नूंह के लिए भविष्य की योजनाओं और अवसरों के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS देसी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नूंह जिले की बैठक में निर्देश दिए कि छोटे लोन के लिए बैंक अधिकारी गंभीरता दिखाएं। साथ ही उन्होंने आकांक्षी जिला के समग्र विकास के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई। वरिष्ठ IAS अधिकारी अशोक खेमका इस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर 3 महीने में जिले के विकास के हर पहलू पर कमेटी चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि जिले में स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं पर अधिकारी विशेष बल दें और इसके साथ ही युवाओं को कौशल विकास की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। नूंह जिले में आप सब लोगों का अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद यहाँ जिले में मेरा आना हुआ। मुख्य रूप से एक कार्यक्रम जो फिरोजपुर झिरका में था और उसमें एक सामूहिक शिलान्यास उद्घाटन 300 कितने प्रोजेक्ट थे, 347 प्रोजेक्ट कुल थे हरियाणा के, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ। कुल उसकी जो कॉस्ट 2741 करोड़ रुपया यहाँ से किया गया। बड़ा कार्यक्रम था, देशव्यापी था। और बाद में फिर मेवात के नाते से जो प्रोजेक्ट्स यहाँ उद्घाटन शिलान्यास करने थे वो भी किए, जनता को संबोधित किया। मुझे खुशी है कि जनता में उत्साह बहुत था। पहली बार मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना लगाव उनका बढ़ रहा है। अब वो इससे भी सिद्ध होता है कि पिछले स्थानीय चुनाव में नगर परिषदों में हमारे बहुत लोग आए, पंचायत समिति पार्षद बहुत आए, जिला परिषद को कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान के ऊपर ही हम लोगों ने उस पर अपना एक प्रकार से वर्चस्व अपना जताया है। हमारी यहाँ जिला परिषद की इकाई बन गई है। अब धीरे धीरे आगे विधानसभा में भी हमें यहाँ से सफलता मिले, इस नाते से लोगों का मूड दिख रहा है। साथ ही क्योंकि नूंह जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ बहुत से पैरामीटर्स को लेकर के साल में एक मीटिंग में स्वयं करने आता हूँ। आज उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के मीटिंग थी, चाहे उसमें फिर शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सारे काम, एग्रीकल्चर के नाते से, फाइनेंशियल इंक्लूजन के नाते से, इस सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के यहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हैं। खास करके ये जो दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे, इसका लाभ मिला है, यहाँ बहुत लोगों में प्रसन्नता है। इसके कारण से यहाँ उद्योग भी आएंगे, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर और आज एक मीटिंग हुई है। मैं समझता हूँ काफ़ी पैरामीटर हमारे अच्छे हुए हैं। जो छोटी मोटी कमियां उनको दूर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मांगे नहीं है, ये प्रोजेक्ट है और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के लोगों में इन सब बातों को लेकर खुशी है। जंगल सफारी की जहाँ तक बात है, इसमें ज़मीन जो है प्राय वो सब क्लियर हो गई है, NOC सब के हो गए हैं। मैं अभी प्रधानमंत्री जी को मिल के आया हूँ, उनसे मैंने समय मांगा है कि इस जंगल सफारी का शिलान्यास आगे आने वाले समय में कभी भी जब वो टाइम देंगे उसका कराएंगे। बहुत बड़ा ये काम है, 10,000 एकड़ के अंदर, और एक मैं समझता हूँ पूरे विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये बनेगी। अभी तक 8,000 एकड़ की एक जंगल सफारी तो है दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन 10,000 एकड़ की कहीं नहीं है। तो इस प्रकार इस जंगल सफारी में देश और दुनिया के जितने भी ऐसे जानवर हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, सबके अलग अलग प्रकार से उनके व्यवस्था की जाएगी ताकि वो आएँ और लोग टूरिस्ट भी यहाँ देखने के लिए आएँ। तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा। वहीं नूंह में नगर परिषद में विकास कार्य न होने को लेकर आधा दर्जन पार्षदों द्वारा सोमवार को दिए गए इस्तीफे पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जोर का झटका दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ऐसे लोगों को भली भांति जानता हूं, इनके द्वारा दिए गए इस्तीफे को तुरंत स्वीकार किया जाए। मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं लोगों को और मैं सिफारिश करता हूं कि उन 6 के 6 पार्षदों का इस्तीफा तुरंत स्वीकार किया जाए।
वहीं नगीना थाना क्षेत्र के तहत आने वाले रानिका गांव में नमकीन सेवई खाने से पहले कुछ दिन पहले एक परिवार के 11 लोग बीमार हो गए थे और एक बच्चे की मौत हो गई थी। इस पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। कि यहाँ गांव रानिका में एक परिवार में जैसे घर में सेवइयां बना लेते हैं, सेवइयां बनाई खाई तो क्या उसमें कुछ न कुछ मामला गड़बड़ हुआ, कोई मिलावट हो गई, अपने आप हो गई, किसी ने शराब की, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिला के 12 सदस्य उनके इससे प्रभावित हुए, जिसमें से 4 बच्चों की डेथ भी हो गई है, जिसमें एक 12 वर्ष का है, एक 10 वर्ष का, एक 7 का, एक 13 का है। तो ये जो चारों बच्चे हैं इनकी डेथ हुई है, एक ही परिवार भले ही है। तो इन चारों के लिए मैं एक सांत्वना राशि अपने कोटे में से, जिसको कहते हैं, हमने एक दयालु स्कीम चलाई है। तो इन बच्चों के लिए 2-2 लाख रुपया, उसमें से 8 लाख रुपया इनके घर पहुंचा दिया जाएगा। और जो बाकी लोग हैं जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, उनका इलाज सबका फ्री होगा, उस पर कोई खर्चा नहीं करने देंगे। तो इस परिवार के प्रति हमारी भी सांत्वना है, सद्भावना है। बड़ी दुखद घटना हुई है, फिर भी घटना हमारे आपके हाथ में नहीं है। वो मुख्यमंत्री ने कहा कि नूंह जिले को लंबे समय से पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पिछली सरकारों ने इस जिले के विकास के लिए शायद ही कुछ किया था। उन्होंने कहा कि जब देश भर में पिछड़े जिलों की पहचान की गई तो हरियाणा का नूंह जिला भी 110 में शामिल था। लेकिन पिछले 8.5 साल में बीजेपी-जेजेपी सरकार द्वारा नूंह जिले में अनेक विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने नूंह जिले से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर भी प्रकाश डाला। हरियाणा में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब नौकरी पाने के लिए खिलाड़ियों के ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीतने की अनिवार्यता हटा दी गई है। राज्य में इन स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के अलावा दूसरी प्रतिस्पर्धा में भी मेडल हासिल करते हैं तो उन्हें भी नौकरी दी जाएगी। प्रदेश की खेल नीति के कारण हरियाणा खेल के क्षेत्र में आज देश में नंबर 1 पर है। सरकार ने खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नौकरियों के साथ ही कैश अवार्ड भी दिए। इतना ही नहीं, सरकार ने खिलाड़ियों के हित में कैश अवार्ड की राशि को भी बढ़ाया। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उनके खेल संघों से जानकारी लेकर सीधा कैश अवार्ड दिया जाता है। जैसे राज्य सरकार ने कॉमनवेल्थ नेशनल गेम्स के खिलाड़ियों को सीधे कैश अवार्ड दिया था। इसके साथ ही नेशनल खेलों में भी हरियाणा के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 116 मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे, जिनमें 38 गोल्ड मेडल थे। इन सभी खिलाड़ियों को भी सरकार के द्वारा सीधा कैश अवार्ड दिया गया। टीम इवेंट में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को भी बराबर का ही कैश अवार्ड दिया जाता है। इतना ही नहीं, जितना एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किसी खिलाड़ी को दिया जाता है, उतना ही कैश अवार्ड मिल रहा है। खिलाड़ियों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक फैसला भी लिया था, जिसमें प्रदेश के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखते हुए एक स्पेशल चांस के तहत नेशनल खिलाड़ियों का कैश अवार्ड भी बढ़ा दिया गया। पहले गोल्ड मेडल पर 5 लाख, सिल्वर मेडल पर 3 लाख और ब्रॉन्ज पर 2 लाख रुपए मिलते थे। अब इसे बढ़ाकर 7 लाख, 5 लाख और 3 लाख कर दिया गया है। इसके साथ ही सरकार नेशनल खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी 51,000 रुपए देती है। हरियाणा सरकार की खेल नीति के मद्देनजर प्रदेश सरकार खेल नर्सरियां भी चला रही है। इन खेल नर्सरी की 3 महीने की पेंडिंग राशि भी हाल ही में दी गई। इसके अलावा हरियाणा में प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को एक और बड़ी राहत दी है। दरअसल अब नौकरी पाने के लिए खिलाड़ियों के ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मेडल जीतने की अनिवार्यता हटा दी गई है। राज्य में इन स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के अलावा दूसरी स्पर्धाओं में भी मेडल हासिल करते हैं तो उन खिलाड़ियों को भी नौकरी दी जाएगी। ऐसे में उन खिलाड़ियों को भी फायदा होगा जिन्होंने पिछले 2 साल मेडल जीते हैं। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने की 2018 की पॉलिसी में 2021 में ही संशोधन किया था। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नौकरी देने के नए नियम 2021 से ही लागू होंगे। इसे लेकर मंगलवार को ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अधिकारियों की मुख्य सचिव के साथ बैठक भी हुई। आपको बता दें, HSSC जल्द ही खिलाड़ियों के कोटे से 442 पदों पर भर्ती करने वाला है।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए सीईटी की अनिवार्यता नहीं है, वो मेडल लेकर आएंगे तो नौकरी मिलेगी, जबकि एलिजिबल खिलाड़ियों को पूरी प्रक्रिया से गुजरना होगा। खिलाड़ियों को 7 विभागों में ग्रुप सी में 3% का कोटा दिया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षित कोटे में वेट कैटेगरी की शर्त को भी हटाया गया है। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री कई बार खिलाड़ियों के हित में लिए जा रहे फैसले और उनकी नौकरी को लेकर जानकारी दे चुके हैं। हमारे स्टेडियम्स लगभग 550 स्टेडियम ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से बन तो गए, लेकिन उनकी संभाल नहीं हुई। उन सब की संभाल करने के लिए हमने अपने खेल विभाग के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं मेडल लेके आते हैं, उनकी भूमिका एक विशेष करने वाले हैं कि उनको सरकारी नौकरी, मेडलिस्ट जितने हैं उनकी हमने पॉलिसी बनाई है खेल विभाग में कि हर यानी जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएगा, हर एक मेडल विनर के लिए एक निश्चित नौकरी कर दी, उसको आते ही नौकरी मिलेगी। बल्कि जो यानी इससे नीचे के भी स्तर के हमारे खिलाड़ी हैं जो केवल पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के जो खेलों में अपना कुछ स्थान बनाते हैं, उनके लिए ग्रुप डी में विशेष तौर पर 10% का रिजर्वेशन भी हमने किया है। सी में भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सी और डी के अंदर उनका जो रिजर्वेशन है, सी में 3% है और डी में 10% है। ये रिजर्वेशन भी उनको दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी अपनी आजीविका के लिए, उसको परिवार चलाना है, उसके लिए भी कुछ वर्षों के बाद उसको एक अवसर अपना ये मिल जाए। इसी प्रकार जैसे खिलाड़ियों के मेडल विनर्स के लिए जो इनाम की बात है, जैसा बताया दुनिया भर में, यानी देश की बात तो हम करते हैं कि हर एक प्रदेश में हम आगे हैं, कुछ देशों का भी अध्ययन किया है, उनकी करेंसी के हिसाब से भी हमारे जो इनाम है वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक का है उसको 6 करोड़ रुपया ये गोल्ड मेडलिस्ट को हम देते हैं। दुनिया की करेंसी में किसी का भी इतना बड़ा इनाम नहीं है। 6 करोड़, 4.5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, इस प्रकार के इनाम हम देते हैं। और अब तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका 15 लाख रुपया हम आने के बाद देते थे, विचार आया कि आने के बाद तो 15 लाख उनको दिया, किस काम आए किस नहीं आए। तो जैसा संदीप सिंह जी ने बताया, जाने से पहले जब उनका चयन हो जाता है तो 5 लाख रुपया एडवांस दे देते उसमें कि आप अपनी तैयारी करो साल भर में, ताकि वहां से परिणाम लेकर के आ सके। तो ऐसे यहां तक जो पुराने खिलाड़ी हैं, अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको भी अभी तक अर्जुन अवार्डी को हम 5,000 रुपया मासिक देते थे, अब उसकी राशि हमने बढ़ा करके और 20,000 रुपया कर दी है। 20,000 रुपया प्रति मास उनको जो है ये एक प्रकार का पुरस्कार, ये उनको कहें कि प्रोत्साहन राशि ये हर महीने मिलेगी। नए कुछ इसमें जोड़े हैं हमने पुरस्कार, जो भीम पुरस्कार विजेता है उनको भी पहली बार अभी शुरू किया, पहले कभी नहीं होता था। उनको भी भीम पुरस्कार वालों को 5,000 रुपया प्रति महीना ये मानदेय उनको मिलेगा। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को भी 20,000 रुपया प्रति महीना, ये उसमें से हम लोग आगे उसको देंगे। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जैसा पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा ये खेल परिसर बना है। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन हॉल आदि इनका सबका नवीनीकरण किया गया है जैसी आवश्यकता हमारी है। हम इसी प्रकार के अन्य खेल परिसर भी, करनाल है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, ऐसे केंद्र बनाए जाने की योजना हमारी है कि हम और इनको विस्तार दे सकें, ताकि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन इन स्थानों पर भी हम करवा सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंडोर स्विमिंग पूल है, अंबाला के अंदर इसका निर्माण चालू हो गया है। एक बहुत अच्छा एक इंडोर स्विमिंग पूल बनेगा। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोलने की भी हमारी योजना है। 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल परिसर, 13 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर, HSVP द्वारा 10 स्टेडियम अलग से बनाए जा रहे हैं। इसमें 7 स्विमिंग पूल, 10 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 13 हॉकी एस्ट्रो टर्फ, 1 फुटबॉल सिंथेटिक, 2 स्विमिंग पूल, 1 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अलग से HSVP की जो योजना है, ये उनकी योजना अलग है, वो भी इसमें बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतना ही हमारे जो गांव स्तर के, यानी बहुत रूट लेवल पर जो सुविधाएं हम देंगे तो हर सामान्य व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकेगा। खेल में हम आगे बढ़ने के लिए, यानी खेल को
हरियाणा को स्पोर्ट्स हब ये बनाया जाए, ऐसी हमारी योजना है, ताकि खेल का खेल होगा और युवाओं को उनको रोजगार भी मिलेगा और देश का नाम भी आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जितना अपना योगदान करेगा वो जरूर करेगा। हाल ही में एक बैठक में खिलाड़ियों के हित में एक अहम फैसला और लिया गया था, जिसकी जानकारी भी खुद मुख्यमंत्री ने विस्तृत तौर पर दी थी। इसके अंतर्गत लगभग प्रदेश में 400-450 लोग हर वर्ष और इस योजना के अंदर 3% में नौकरी पाएंगे। और पहली बार हमने ये भी किया है कि उनसे सिलेक्शन मांगी है कि पूरे ग्रुप सी का जो संख्या होगी वो कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से हमने पोस्ट से उनको हटा करके पूरी संख्या, जैसे अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है, कोई कांस्टेबल क्लास 3 में तो वो जा सकता है, पावर डिपार्टमेंट में जा सकता है, पीटीआई के जो रैंक फिजिकल एजुकेशन का जो रैंक होता है स्कूलों में एजुकेशन में उसमें जा सकता है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में भी वो रह सकता है। तो प्राथमिकता के आधार पर और ये छूट उनको देंगे ताकि वो 3% के कोटे में जहाँ वो जाना चाहे वो जा सकते हैं। इसके अंदर मेडल लाने वाले लोग भी होंगे, जिनको मेडल नहीं प्राप्त हुआ, पार्टिसिपेंट्स थे अथवा जो ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के आधार के ऊपर, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। हरियाणा की खेल नीति और हरियाणा सरकार की नीतियों के अलावा हरियाणा के खिलाड़ियों का लोहा तो खुद देश के प्रधानमंत्री भी मान चुके हैं। खुद पीएम मोदी कई मौकों पर हरियाणा के सीएम और हरियाणा सरकार की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। मैं आज जब हरियाणा की धरती के लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं जरूर कुछ और भी बात बताना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे हरियाणा से बहुत कुछ सीखने को मिला है। जीवन का एक लंबा कालखंड मुझे हरियाणा में काम करने का मौका मिला है। मैंने वहां बहुत सरकारों को निकट से देखा है। अनेक दशकों के बाद हरियाणा को मनोहर लाल जी खट्टर के नेतृत्व में शुद्ध रूप से ईमानदारी से काम करने वाली सरकार मिली है। एक ऐसी सरकार मिली है जो दिन रात हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए सोचती है। मैं जानता हूं अभी मीडिया का ध्यान ऐसी रचनात्मक और सकारात्मक बातों तरफ कम गया है, लेकिन कभी न कभी जब हरियाणा का मूल्यांकन होगा तो पिछले 5 दशक में सबसे उत्तम काम करने वाली, इनोवेटिव काम करने वाली, दूर की सोच के काम करने वाली ये हरियाणा सरकार है। और मनोहर लाल जी को मैं सालों से जानता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रतिभा जिस प्रकार से निखर करके आई है, अनेक विविध कार्यक्रमों को जिस प्रकार से मनोयोग से वो करते रहते हैं, जिस प्रकार से वो इनोवेटिव कार्यक्रम करते हैं, कभी कभी तो भारत सरकार को भी लगता है कि हरियाणा का ये प्रयोग पूरे देश में लागू करना चाहिए। और ऐसे कुछ प्रयोग हमने किए भी हैं। और इसलिए आज जब मैं हरियाणा की धरती के पास खड़ा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं, तो मैं जरूर कहूंगा कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की इस टीम ने जिस प्रकार से हरियाणा की सेवा की है और जो लंबी सोच के साथ जो नींव डाली है, वो हरियाणा के उज्जवल भविष्य की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है। मैं आज फिर मनोहर लाल जी को सार्वजनिक रूप से बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा की खेल नीति की देश ही नहीं विदेशों में भी तारीफ होती है। हरियाणा की खेल नीति को देखते हुए अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का मंथन कर रहे हैं और इसे अपनाने की ओर अग्रसर हैं। और ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें हरियाणा ज्यादातर हमेशा ही अव्वल रहता है। ऐसे में खेल और खिलाड़ियों के लिए जाने जाने वाला हरियाणा लगातार अपने खिलाड़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी